नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर के इस विशेष स्पेशल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। नोएडा में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान का बहुत जोर है। चुनाव के बीच नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रतिदिन अतिक्रमण हटा रहा है। इन अतिक्रमण के हटाए जाने से स्थानीय लोगों में हड़कंप है। बीते दिनों एक बहुत 180 करोड़ की जमीन छुड़ाई गई, जिसमें कई लोगों ने प्रदर्शन भी किया, स्थानीय किसानों ने प्रदर्शन किया, किंतु प्राधिकरण ने उनके मकानों पर लिख दिया कि ये मकान अवैध है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये वाकई एक गंभीर कार्यवाही हो रही है या फिर ये एक महज दिखावा है, जैसा कि अक्सर प्राधिकरणों के अतिक्रमण हटाओ अभियान में दिखाई देता है। इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज एक विशेष पैनल है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हैं, इसके साथ ही नोफा के प्रेसिडेंट राजीवा सिंह जी हैं। इनके साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी थोड़ी ही देर में, और भारतीय किसान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा जी। आज हम इस परिचर्चा को शुरू करें उससे पहले यदि आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। अब इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। राजीवा सिंह जी, नोएडा प्राधिकरण अक्सर अतिक्रमण हटाता है और अक्सर हटाने के बाद विवादों में रहता है। आपको ये क्या लगता है कि ये जो प्रैक्टिस हो रही है ये एक गंभीर योजना है या फिर ये एक दिखावा मात्र है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे के लिए आपने चर्चा का विषय चुना और इसमें एक पैनलिस्ट बुलाए हैं। सभी को मेरा नमस्कार। ये जो आपने प्रश्न पूछा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए, मेरी समझ से ये आता है, पहले तो सबसे पहले ये जब अतिक्रमण हो रहा था तब कहाँ थी नोएडा अथॉरिटी। पहली चीज तो ये हो जाती है कि उस समय कहाँ थे ये लोग जब जो सो कॉल्ड जिसको ये बोला जा रहा है अतिक्रमण वाला है। तो अतिक्रमण भी दो तरह के हैं। एक तो है कि जो माइग्रेंट्स कर लेते हैं, कई बार चलो उनको तो किया जाता है, लेकिन कई होते हैं बाहुबली जो है वो घेर के बैठ जाते हैं। लेकिन ये बिना एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत के नहीं होती हैं चीजें, जब हो रही होंगी उस समय, क्योंकि ये एक ऐसा ओपन चीज है। ये जो अतिक्रमण जो होता है सामने दिखता है, तो ऐसा तो है नहीं कि छुप के करी जा रही है चीज। तो ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, चाहे वो उसका कुछ भी एक्सक्यूज दें कि हमारे पास मैन पावर नहीं है देखने को, या आई डोंट नो, मतलब उनका क्या रहेगा उनकी इसका जवाब के ये तब कहाँ थे जब ये जैसे देखिए यहाँ पर थोड़े दिन पे मैं एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ, तो इसमें एक मिली थी सूचना के अराउंड 100 पॉन्ड्स हैं, उनको भी अतिक्रमण कर लिया गया। मतलब पॉन्ड्स में मिट्टी देके घर बना लिए गए। तो ये एक बहुत ही नेग्लिजेंस है, बहुत भारी एक कमी है। मैं एक मिनट यही रोक रहा हूँ। जी जी विनोद जी, जैसा कि राजीवा जी कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर एक ये सामान्य फिनोमिना भी है, और ये प्रश्न जायज भी है कि जब ये कॉलोनियां कट रही होती हैं, जब ये बिक रहे होते हैं, बरसों से प्राधिकरण के नीचे के जो अधिकारी हैं उन्हीं के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं, और अब ये जब कार्रवाई होती है तो ये भूमाफिया तो बेच के निकल गए, इसमें गरीब आदमी फंस जाता है, और ये जो कार्रवाई हो रही है बेसिकली ये दिखाई उस गरीब आदमी पर ही दे रही है। आपको क्या लगता है, आप 35 वर्षों से इस नोएडा शहर में जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये वाकई इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि कठोर कार्रवाई है? धन्यवाद आशु जी, आपने मुझे इस आज की डिबेट में शामिल किया। और जो ये गंभीर चर्चा शुरू की है, ये नोएडा के उस स्वरूप पर है जो सोचा नहीं गया था। नोएडा का विकास पूरे एनसीआर में अकेला ऐसा शहर है जो खेतों पर हुआ, यानी किसान के खेतों की जमीन लेकर उस पर डेवलपमेंट हुआ, और उसका पैटर्न जो चंडीगढ़ जैसा था। लेकिन प्राधिकरण ने जैसे जैसे नीतियां बदली, उसका असर आज देख रहे हैं। जब प्राधिकरण ने 2004 के बाद आम आदमी के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए और सारी जमीन बिल्डरों के हवाले कर दी, तो वो क्लास जो जो 40 लाख का, 30 लाख का, 35 लाख का फ्लैट नहीं ले सकती,
जी। वो उन कॉलोनाइजरों के चंगुल में फंस गई, हाँ, जो भूमाफिया कहलाते हैं। जी। और उन्होंने राजनीतिक दबाव में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हुँ, उनकी एक खास बात होती है कि जिसकी सरकार होती है वो उसी में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। और अफसरों का भी यही नेक्सस होता है कि जिसकी सरकार होती है उसी अफसर वो उसी की तरह काम करने लगते हैं। तो जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल। कॉलोनियाँ बनी, चाहे सदरपुर कॉलोनी बनी है, बरौला गाँव। मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं जब ज़मीन अधिग्रहण होती है किसी भी जगह की। हुँ, हुँ। एक होता है अधिसूचित क्षेत्र, एक होता है अधिग्रहित क्षेत्र। जी। जो अधिसूचित क्षेत्र होता है, वो पूरे उस इलाके के लिए होता है। जैसे मान लिया 80 गाँव अधिसूचित कर लिए गए। हुँ, आज भी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बहुत सारे गाँव हैं जो अधिसूचित हैं, जी। लेकिन अधिग्रहित नहीं हैं। तो अधिसूचित और अधिग्रहित के बीच में जब गैप आता है, तो नियम ये होता है कि प्राधिकरण जो गवर्नमेंट है, जिला प्रशासन को अपना प्रस्ताव भेजती है कि हमें इन गाँवों की ज़मीन चाहिए, हुँ, इस काम के लिए चाहिए। उसके बाद जिला प्रशासन उस ज़मीन को एक्वायर करता है। एक्वायर करने के बाद उस पर प्राधिकरण का नाम चढ़ाता है, किसानों के नाम से उसको मुआवजा देके किसानों का नाम हटा के वहाँ पे उसका नाम चढ़ाता है। जी। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। इस बीच जो भूलेखा विभाग के लोग हैं, वो मिली-भगत करके किसानों को ज़मीन, किसानों के नाम पे जो बड़े माफिया टाइप के लोग हैं, जी। उनके लिए ज़मीन छोड़ते हैं। कोई 100 बीघे, कोई 80 बीघे। वो छोड़ते हैं, वो ऐसा छोड़ते हैं कि शासन को प्रस्ताव जाता है। प्रस्ताव गया और वहाँ से 20 एकड़ घट के आ गया। जी। फिर दोबारा गया तो 30 एकड़ घट के आ गया। पता चला कि उसका स्वरूप, अगर ऐसे मामलों की जाँच की जाए तो पता चलेगा कि किस तरीके से प्रशासन, प्राधिकरण और शासन में बैठे लोग जी। के अंदर माफिया अपनी घुसपैठ रखते हैं। हुँ, और यही वजह है कि बहुत सारे अगर आज की डेट में, तो चलो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज किसी की वेंडर ज़ोन में किसी ठेली हटा के देखो, पता चला कि मंत्री का फ़ोन आ गया ठेली के लिए। जी, जी, ये जी। तो माफिया, ये चुनाव में पैसा खर्च करते हैं मंत्रियों के लिए। जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि प्राधिकरण ने वो पॉलिसी क्यों बदली? जब आप हर 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 आदमी के लिए एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी जिस तरह की जो क्लास है, जी। उसके लिए घर बनाने की व्यवस्था प्राधिकरण करता था। हुँ, और जब बिल्डरों के हवाले कर दी गई, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि भाई हाई राइज़ बिल्डिंग क्यों बनाई गई? जी, जी, जी। लेकिन उद्देश्य ये है कि हर तबके के लिए आवासीय योजना का प्रावधान होना चाहिए। अगर आप बिल्डर को भी दे रहे हैं, तो जी, 20% का प्रावधान उसमें एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो क्लास भी तो यहाँ काम करती है, वो रहेगी कहाँ? बिल्कुल। जब उनके लिए कोई प्रावधान नहीं छोड़ा, तो उसका असर ये हुआ कि पूरी आबादी ऐसी, जो हुँ, नोएडा में बसनी चाहिए थी, उनका प्रेशर गाँव में आ गया हुँ, और वो गाँव में किराए पर रहने लगे। धीरे-धीरे गाँव के साथ-साथ जो ज़मीन सटी हुई थी, वहाँ जी, पर कॉलोनाइज़रों ने या प्राधिकरण के अधिकारियों ने मिल कर के उसको उनके कब्ज़े में किया, उनके हवाले किया, वहाँ पे प्लॉटिंग की, फ्लैटिंग की और उसके बाद वो स्थिति हो गई। आज स्थिति ये है कि कई सारी ऐसी जगह हैं, जो प्राधिकरण की प्लानिंग में भी नहीं है और लोगों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आपने घर दिए नहीं तो वो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल। सदरपुर कॉलोनी है, ये जो सरफाबाद का इलाका देख लीजिए आप, जी, जी। बरौला और देख लीजिए। बल्कि मैं आपने सराफ़ाबाद कहा, तो मुझे याद जी, आया कि सराफ़ाबाद में तो मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे याद है सी और डी ब्लॉक पूरा प्राधिकरण के मैप में है मगर वो कब्ज़ा किया हुआ है भूमाफियाओं द्वारा। कब्ज़ा नहीं है। वहाँ एक और बात है जी, कि सरफाबाद गाँव की एक भी इंच ज़मीन प्राधिकरण ने एक्वायर ही नहीं की। जी, जी। ये कितनी बड़ी बात है। जी, जी, जी। प्राधिकरण ने एक्वायर ही नहीं की सरफाबाद गाँव की ज़मीन, और वो उनके पास है अपनी, क्योंकि उनके पा ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है किसानों का। अगर उनकी बिल्कुल। ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है, तो वो अपनी ज़मीन को बेचेंगे, उसमें क्या बात है? ये इसमें नहीं। मेरे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आपत्ति इस बात पे है जहाँ प्राधिकरण ने अपनी अधिसूचित और कब्ज़ा प्राप्त ज़मीन को जी, उनके हवाले कर दिया। वो अपनी जी, जी। ज़मीन की निगरानी नहीं कर पाए। हाँ, हाँ। कैसे ऐसे हो गया? जी, जी। जब मैंने जो लेकिन प्रोसीजर बताई इसमें कि अधिग्रहण, सुनो, जो मैंने प्रोसीजर बताई कि अधिग्रहण और जी, अधिसूचना में अंतर होता है। अधिसूचना के बाद जब अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी जी, होती है, तो जिला प्रशासन वो खसरा खतौनी नंबर को प्राधिकरण के हवाले करता है कि अब ये सेक्टर नंबर है और इस सेक्टर के अंदर ये खसरा खतौनी आते हैं। अब ये आपके हवाले है, इसकी रखवाली आप करेंगे। और प्राधिकरण का भूलेखा विभाग प्लानिंग करने के बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है, फिर उसको सिविल सर्विस के सीसीडी जो सिविल सर्विस विभाग है, उसके हवाले कर देता है, सिविल आपकी विभाग के आवाज़ हवाले। जी, डेवलपमेंट करने के लिए उसके हवाले कर देता है, डेवलपमेंट करता है, तो वहीं पे ये हालत होती है कि जैसे
आज आप देखिए सेक्टर 25A जहाँ एडोब है और ये जो अपना स्पाइस मॉल है, इसके पीछे की जो ज़मीन है, आपको हैरानी होगी, ये ज़मीन 1978 में एक्वायर हुई थी। तो 78 के बाद से आज 2024 है, खाली क्यों पड़ी है इतने दिन से? क्या भाव बढ़ा रही थी प्राधिकरण? वही 32 का सिटी सेंटर है, खाली क्यों पड़ी है? चलिए ये छोड़िए, सेक्टर 44 जी में लगभग 100 बीघे जमीन आज भी खाली पड़ी है। सेक्टर 44 के लोग कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे प्लॉटिंग होनी थी, प्राधिकरण ने अलॉट ही नहीं करी। तो ऐसी जमीन क्यों छोड़ रखी है जी इन्होंने? और वो किसके लिए? क्या बिल्डरों के लिए है? अब समय आ गया है कि प्राधिकरण, जी तो एक और बड़ी गंभीर चुनौती आने वाली है कि जिन लोगों को जी 1977-78 में या 80-82 में मकान आवंटित हुए थे, उनकी सेकंड जनरेशन आ गई। उस समय आपने प्रतिबंध लगा रखा जी था कि आप केवल एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब उनके 2 बच्चे बिल्कुल हो गए, 3 बच्चे हो गए, वो या तो इस शहर को छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि उनके बस की 50 लाख का फ्लैट खरीदना नहीं है। तो प्राधिकरण को उनके लिए स्पेशल स्कीम जी लॉन्च करनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस हो, एलआईजी हो, एमआईजी हो, एचआईजी हो, ताकि जो जी अनियंत्रित जी जनसंख्या है, उसका समाधान हो सके। जी जी जी। ओके। राजेश बैरागी जी जुड़ गए। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो, ये तो आपको आ रास्ता रही आवाज है आ रही है आपकी राजेश आवाज। जी? आ रही है आपकी आवाज। जी बैठे जी लगता है, गाड़ी में बैठे राजेश लगता है। जी, जी 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 गाड़ी में है। राजेश जी, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि नोएडा में इन दिनों लोकेश एम जो नए सीईओ हैं, उन्होंने प्राधिकरण की जो कब्जाई हुई जमीन है उस पर जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बहुत जोर चलाया हुआ है, और वो अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है और वो बहुत चर्चा जी, में है। उसको लेकर तमाम तरीके के लोगों के अपने अपने मत हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए प्राधिकरण का जो क्षेत्रफल और जो अ, क्षेत्र रहता है, उसके सभी पूरे क्षेत्र की हमेशा निगरानी और उसको तारबंदी करना तो संभव नहीं है। जी तो इसलिए अतिक्रमण हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नोएडा में जिस व्यापक स्तर पर अतिक्रमण दिखाई देता है, अवैध कब्जे दिखाई देते हाँ, हैं और बहुत सारे मामले अदालतों में फंसे हुए हैं, इस सब के पीछे प्राधिकरण खुद है। इसमें कोई इसमें किसान जी और भूमाफियाओं को उतना दोष नहीं है जितना प्राधिकरण खुद है। इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों, खास तौर पर भूलेख विभाग और प्रोजेक्ट के जी लोग जो हैं वो इसमें शामिल रहते हैं अवैध कब्जे कराने में। तो इसलिए मुझे तो ये भी जानकारी है कि प्राधिकरण का विधि विभाग जो है वो लोगों को इस तरह के अतिक्रमण करने वालों को सलाह देता है कि कब उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए और कब उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए, जिससे कि अथॉरिटी के खिलाफ स्टे वगैरह ले सकें। उन्हें प्राधिकरण के फाइलों से कागज तक मुहैया कराए जाते हैं, ये भी हमने देखा और सुना है। जी जी तो प्राधिकरण को अपनी व्यवस्था भी सुधारनी चाहिए। ये केवल फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिनमें कि आप झंडा लहरा सकते हैं कि हमने इतने। पहली बात तो मुझे इस बात पर हमेशा आपत्ति रही है कि प्राधिकरण अपनी ही जमीन को मुक्त करा के उसकी कीमत बताता है कि इतने करोड़ की जमीन मुक्त करा ली है। ये एक बड़ा मजाक है जी जी कि आप अपनी ही जमीन को अतिक्रमण से, अवैध कब्जे से मुक्त कराते हैं। का क्षेत्रफल बताना तो ठीक है कि इतनी जमीन हमने आज मुक्त कराई, लेकिन साथ में उसकी कीमत भी बताता है। जी जी जैसे कोई उन्होंने इनाम पा लिया हो या कोई कीमत उन्हें मिल गई हो, तुम्हारी जमीन थी, तुमने कब्जा मुक्त करा ली, उसकी जमीन की उस कीमत की घोषणा की क्या हो सकता। तो ये प्राधिकरण का इन सब विवादों के पीछे जी मेरा ये स्पष्ट मत है कि प्राधिकरण इसके पीछे स्वयं है। हम्म, और यहाँ पर नोएडा को बसे हुए 48 साल हो चुके हैं। जी जी 48 साल में आज की तारीख में प्राधिकरण के किसानों को देने के लिए 5% प्लॉटों के लिए जमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हम्म, आदेश को जो है उन्हें प्लॉट नहीं दे सकते, और ये विदेशों में जाकर रोड शो करते हैं कि हमारे यहाँ आकर निवेश करिए, और फिर अपने यहाँ आकर अतिक्रमण हटाते हैं, जमीन है नहीं। हम्म, तो इन सब के पीछे यदि नियत सही है प्राधिकरण, तो वो इस पर
नियमित ड्राइव चलाकर अपनी जमीनों को मुक्त करा ले, लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प हो सकता है कि इसके पीछे लोग कौन है। प्राधिकरण के वो जो अधिकारी और कर्मचारी लोगों को, माफियाओं को सह देते हैं और सहायता करते हैं, उनकी भी पहचान की जाती है। जी जी जी। अब मेरा सवाल राजीवा जी ये है कि हमने ये देखा है कि शहर में, खास तौर पे नोएडा में, जो बड़े बड़े लोग हैं, इन भूमाफियाओं के अलावा उनके भी बहुत अतिक्रमण है। हर सोसाइटी में, अगर आप पॉश सेक्टर्स में भी देखेंगे तो लोगों ने अपने अलग 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 तरीके से बनाए हुए हैं। ऐसे ही जो एक सेक्टर है 104, वहां पर एक पूरी रोड पे बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं, और वो हम सब जानते हैं कि वो गांव की जमीन पर हैं, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि उसमें जो लोग पैसा जिन्होंने लगाया हुआ है इस समय, वो यहाँ नोएडा के गांव के लोग नहीं है। वो सब यहाँ लखनऊ और बड़े बड़ी जगह से जो है आकर, बड़े बड़े नेता हैं, उनके पीछे बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, पूर्व हैं या रिटायर्ड हैं, और उन लोगों ने उसको कब्जा लिया है। और इस जगह आके प्राधिकरण की जो पूरी की पूरी पॉलिसी है वो रुक जाती है। ये जो अतिक्रमण चल रहा है, ये सिर्फ छोटे छोटे चीजों पर चल रहा है जहां आम आदमी अफेक्ट हो रहा है, लेकिन जहां पर बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने 200-300 करोड़ लगा दिया, वहां पर ये नहीं बोल पाते हैं। मेरे ख्याल से राजीवा जी का शायद कनेक्शन ड्रॉप हो गया है। विनोद जी, यही सवाल मैं आपसे करूं कि ये जो स्थिति है कि लोकेश एम की, मुझे इंटेंशन और इंटीग्रिटी पे बिल्कुल वो नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है, लेकिन उनका ध्यान अभी तक ऐसी किसी भी जगह नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी करनी होती है। ये उसी दिन के उदाहरण में बता रहा हूँ कि 250 लोगों को लेके प्राधिकरण वहां पहुंचा महर्षि आश्रम के आसपास, जी और सिर्फ वो चिन्हित करके और वो लिख के चला आया कि अवैध बिल्डिंग है, उससे काम चल रहा है क्या? वो कल मिटा देगा उसको, उससे बिल्कुल। फायदा क्या हुआ? हाँ और ना वो प्रेस रिलीज जो जारी करते हैं उसमें ना किसी का नाम लिखते हैं कि किसने कब्जाया है, ना कोई एफआईआर दर्ज हो रही है, जी, क्योंकि जवाबदेही तो प्राधिकरण के अधिकारियों की भी है ना, किसकी वजह से, किसकी लापरवाही से वहां कब्जा हुआ, बिल्कुल उनके बिल्कुल खिलाफ भी तो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज है। तो दो तरह की चीजें होती है, एक है बिखरा हुआ, जैसे हाँ, वेंडर जोन है वो बिखरा हुआ है, जी, हाँ, हाँ, वो उचित घोटाला है। जी, और एक है संगठित वाला। जी, संगठित ये है, जैसे आपने सेक्टर 104 का जिक्र किया, जी, भाई 5% आबादी का है, आबादी में जो नीचे जो किसान कोटे से ली थी और रीसेल में बिकी, जी, उसकी पूरी लाइन बना दी और जी, उसमें कॉमर्शियल अलाउ कर दिया। जी, तो ये जो है धीरे धीरे रेगुलाइज हो जाता है। प्राधिकरण एक अकेला ऐसा शहर है जहां पर आपको मैं इसी चैनल चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण रोचक जानकारी दूंगा और हंसी भी आएगी आपको, कि प्राधिकरण ने छोटे छोटे दुकानदारों के लिए वो बनाए थे, जैसे सेक्टर 31 में बने हुए हैं सब्जी सब्जी के लिए ठिए, जिसको थले बोलते हैं, हाँ, ठिए बोलते हैं। जी, तो ऐसे ही नाइयों की दुकान निकाली और सेक्टर 110 में एक साथ 70 नाइयों की दुकान दे दी। जी, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण मिलेगा जहां एक साथ 70 नाइयों की दुकान हो? तो ये प्राधिकरण की पॉलिसियां हैं। और 31 सेक्टर वाली जो दुकानें हैं वो आज तक खाली पड़ी हैं, उन पर कोई एक दुकानदार बैठा नहीं है। और सड़कों के किनारे वेंडर जोन में ऐसी ऐसी जगह वेंडर जोन बना दिए जहां पे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। प्राइमरी स्कूल सेक्टर 12 देखिए आप, वहां उनके बच्चे, उनके जो पेरेंट्स अगर उनके स्कूल में आते होंगे तो वो कहीं अपनी मतलब बाइक तक खड़ी नहीं कर सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है वहां पे। और बिल्कुल उसकी दीवार के साथ सटा के कम से कम 50 दुकान खुलवा दी, पैदल चलने वाले का रास्ता बंद कर दिया। तो बिना सोचे समझे सारे काम हो रहे हैं। और तो और अभी आपको मैं एक बहुत रोचक जानकारी दूं, प्राधिकरण ने खुद मेन रोड पर जो 24 मीटर जी, वाले रोड हैं उन पर खुद अस्पतालों के लिए अलाउ किया कि भाई आप अपने अस्पताल और क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। उनके जी, सामने अगर मरीज गया और अपनी गाड़ी खड़ी कर दी सड़क पे, तो ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया कि आपकी नो पार्किंग जोन में खड़ी है। भाई जो प्राधिकरण ने जिस जी, अस्पताल में डॉक्टर को अलाउ किया कि आप अपने यहाँ क्लिनिक चला सकते हो, अपने यहाँ देख सकते हो मरीज, तो उसके यहाँ मरीज आएगा, गाड़ी से आएगा, वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? क्लिनिक को अलाउ करने से पहले आप उसकी पार्किंग की व्यवस्था देखिए आपने? नहीं। वहां पर चालान हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप सेक्टर 9 की झुग्गियों में चले जाइए, फर्नीचर मार्केट पे उसके आगे बाकायदा ग्रिल लगा दी गई, उसके आगे फिर गाड़ी खड़ी होती है, उस पे एक भी गाड़ी का चालान नहीं होता। तो ये प्राधिकरण की जो ऐसी गलत नीतियां हैं जिसका कहाँ तक जिक्र किया जाए। और तो और मैं बताऊं, उस जमाने जी, में जब प्राधिकरण
किसानों की ज़मीन लेता था, तो उस किसान से ये कहा जाता था कि तुम्हें प्लॉट अप्लाई तब कर सकते हो यदि तुमने कहीं कोई अवैध कब्जा नहीं कर रखा हो तो। मैं एक ऐसे किसान को जानता हूँ जी, जिसने 20 मीटर ज़मीन पे कब्जा कर रखा था प्राधिकरण की नज़रों में, जबकि बहुत सारे उनके अगल-बगल में 500-500, 1000-1000, 2000 गज वाले लोग थे। 20 गज वाले का प्लॉट इसलिए रोक दिया कि तुमने कब्जा कर रखा है, और उसको आज तक 1978 से आज तक उसको प्लॉट कोटे का मिला ही नहीं, और अब तो कोटा ही खत्म कर दिया। तो प्राधिकरण की पॉलिसी की कहाँ तक चर्चा करें कि और तो और देखिए जो 1978 में जो केस चल रहे, वो आज तक क्यों चल रहे हैं? क्या प्राधिकरण सक्षम नहीं है उन केसों को निपटाने के लिए? जी, और कोर्ट में जो स्टे होते हैं, वो कितनी एरिया पे होते हैं और फिजिकली कितने जगह पर कब्जा, अवैध कब्जा होता है, ये देखने वाली बात है। इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता। लोकेश साहब को चाहिए कि हर गांव का वो एक बाकायदा पूरे डिटेल बनाए और उसमें ये देखे कि उसमें स्टे कितनी जमीन पे मिला हुआ है, कब से मिला हुआ है, किस आधार पर मिला हुआ है, और उनका हर गांव का बैठ के 1 टू 1 किसान के सामने प्राधिकरण बैठ कर निस्तारण करे। या तो ये तय करे कि प्राधिकरण की है तो प्राधिकरण ले, किसान की है तो किसान की को दे। वो शोषण ना करें, क्योंकि वो अवैध कब्जे के नाम पर प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो हर महीने वसूली करते हैं। और तो और पूरे नोएडा शहर में जितने भी कबाड़ी हैं, वो जी, सब प्राधिकरण की उसी ज़मीन पे बैठे हैं और किराया लेते हैं। उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, प्राधिकरण की पुलिस इन्वॉल्व होती है, प्राधिकरण का सिविल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। तो जी, ये ये पूरी पॉलिसी है प्राधिकरण की। जी, ये जो पॉइंट आपने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश जी, ये जो खेल है कि इस अतिक्रमण के खेल में सब शामिल हैं, प्राधिकरण भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, और बीच-बीच में लठ भी चलेगा, ये दिखाने के लिए कि हम खाली करा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड सरकार तक नहीं पहुँचता है, या हर बार बस अधिकारी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं? मैं आपको एक बात और बढ़ा दूं विनोद बातों में जी, कि बिजली विभाग भी शामिल है। जी, बिजली विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है इस पूरे कनेक्शन। बसावट हाँ, में। जी, जी, और मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि जो 104 का आपने जिक्र छेड़ा है, जी, 104 में जितने भी बार और पब और रेस्टोरेंट बने हैं, हाँ, हाँ, उन सबको प्राधिकरण इलीगल इमारत मानता है, इसलिए उन्हें एनओसी नहीं देता। इसलिए शराब विभाग उनको जी, शराब का परमानेंट लाइसेंस नहीं देता, लेकिन डेली वेजेस पर उनको लाइसेंस देता है। डेली वेजेस पर लाइसेंस देता है। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने जी, और 2 महीने में प्राधिकरण ने सेक्टर जी, 104 के भी बहुत सारे बार और रेस्टोरेंट पर अपना चिकनाई युक्त पानी सीवर में डालने पर उनको जुर्माना किया। आप आप इसके पीछे की जी, कहानी समझिए कि उस मार्केट को लीगलाइज करने की ये शुरुआत कि प्राधिकरण ने मान लिया कि यहाँ पर बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनका चिकनाई पानी उनकी सीवर में जा रहा है, उन पर जुर्माने किए हैं बड़े बड़े। अब वो लीगलाइज होने की शुरुआत हो गई है। देखिए, ये कहानी मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके पीछे प्राधिकरण खुद है और कोई नहीं है। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भूमाफिया नहीं है, प्राधिकरण अपने आप में सबसे बड़ा भूमाफिया। जी, आपके विनोद शर्मा जी के गांव में एक शायद 400 गज का प्लॉट है, जिस पर जी, प्राधिकरण के जन्म के साथ से एलएआर का मुकदमा चला आ रहा है। वो गांव के अंदर है, आबादी हाँ, के हाँ, अंदर है कि नहीं है विनोद जी? तो उस पर आज तक चला आ रहा है मुकदमा, उसको सेटल तो नहीं किया। और बड़े बड़े यहाँ जो है क्या कहते हैं मॉल और क्या कहते हैं फ्लैट खड़े हो गए हैं। बसई गांव में चले जाइए आप, सेक्टर 70 के बराबर में बसई गांव जी, में जब कितने हाँ, वो जो है बहुमंजिली ये जो अपार्टमेंट खड़े हो गए, उनको बिक भी गए हैं, उनमें लोग भी रह रहे हैं। क्या ये प्राधिकरण जो है वो जी, जी। मतलब कई कई साल में जागता है? ओके, लेकिन राजेश जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो लोकेश एम बीते कुछ दिनों से कर रहे हैं, जब से चुनाव की अधिसूचना लगी है और लगातार हम लोग इस अतिक्रमण को देख रहे हैं, हटाने के कार्यक्रम को, ये क्या वाकई सीरियस है? इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, या सिर्फ इसलिए कि हमारी इंटेंशन या हमारी जानकारी में पीछे बहुत ज्यादा दिखावटी काम हुआ है, इसको भी इसी नजर से देखा जाना चाहिए? नहीं, ये चल तो रहा था पहले से, अधिसूचना लागू होने से पहले ही इन्होंने शुरू कर दिए थे ड्राइव, लेकिन इस बीच में
जी शायद पहले तो व्यवस्था ये रहती थी, जो मेरी जानकारी में जितना मेरा अनुभव जी है, कि चुनाव के समय पर इस तरह के ड्राइव नहीं चलाए जाते। उस समय किसी भी पार्टी का जी जी प्रत्याशी मतलब आकर खड़ा हो सकता था, जनता का वोट लेके था, तो उसमें हंगामा होने का डर रहता था। लेकिन इस बार एक अभूतपूर्व तरीके से प्राधिकरण ने ठीक चुनाव के वक्त पर बड़े बड़े ड्राइव चलाए हैं। और मतलब दिलचस्प बात है कि किसी प्रत्याशी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी, किसी भी किसान ने जाकर किसी प्रत्याशी से गुहार नहीं लगाई, किसी का फोन नहीं खड़का। तो ये भी एक बात है कि ये इस समय की जो क्रोनोलॉजी है उसको भी समझना जरूरी हो। ठीक है। विनोद जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार लोकेश एम की जो ये ड्राइव चल रही है कुछ दिनों से, ये बीती ड्राइव से डिफरेंट लग रही है, या जैसे राजेश जी ने भी कहा कि भाई इस बार ये चुनावी दौर में हो रही है और इसका विरोध भी कोई नहीं कर रहा है, ना पक्ष से कर रहा है ना विपक्ष से कर रहा है। पक्ष वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि सरकार उनकी है, लेकिन जो विरोधी पक्ष के नेता हैं जो चुनाव में भी खड़े थे, वो भी बैठे हुए हैं कि भैया जो हो रहा है होने दो, हम कुछ कर नहीं सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं देखिए, कि इसके पीछे कोई एक बड़ी योजना पीछे से काम कर रही है? जी जो अधिकारी आए हैं बाहर के आए हैं, अब यहाँ पे परमानेंट वाले तो है नहीं। उनको भी लगता है कि कहाँ पे किस तरीके जी से खजाना ढूंढा जाए, वो इस आधार पर साथ खजाना ढूंढ रहे हो अपना। अब कुछ दिन चलेगा अभियान। मैंने आज यही तो लिखा था, ट्वीट किया था मैंने, कि जो जमीन आज तक खाली कराई गई है, क्या वो सारी की सारी प्राधिकरण के पास है इस समय, या उस पर दोबारा कब्जा हो गया, या जी उसकी कोई प्लानिंग बनाई गई कि वो उस पर बनना क्या है खाली कराने के बाद, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा इस पर कोई कब्जा करे फिर हम दोबारा अभियान चलाएं। तो वो वही अभियान हुआ कि भाई लिखो और मिटाओ, लिखो और मिटाओ, लिखो मिटाओ, ये अभियान चलता रहेगा। इसका क्या फायदा हुआ? आप देखिए, यमुना अगर जी मैं ये बताऊं कि डीएनडी से आते हैं हम, नाले के ऊपर जी पूरी झुग्गियां बसी हुई हैं। वहां पे एक मदर डेयरी बिल्कुल का बूथ है, उसके बगल में शराब का ठेका है। ठीक है। जी तो अब बताइए कि सरकारी ठेका एक झुग्गी में कैसे अलॉट हो गया? मदर डेयरी तो ठीक है, वो हो जाती है, किसी फौजी ने अपनी बनाई होगी वहां पे दुकान, लेकिन सरकारी ठेका झुग्गी में अलॉट कैसे हो गया? तो ये शैली बताती है सरकार की कि किस तरीके से मशीनरी काम करती है, और कैसे वहां पे झुग्गी यहाँ से सेक्टर 16 से लेकर और सीधे सेक्टर 15 तक, वहां कोने तक फैली हुई है, वो भी उसके ऊपर नाले के किनारे पर। आज तक इस पर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। सेक्टर 9 और 10 की जो झुग्गियां हैं, जिनमें लगभग मेरे ख्याल से 60-70 हजार झुग्गियां हैं, और उनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरती है जो खतरे का प्रतीक है। और कई बार उस पर वो किया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी दिन शायद प्राधिकरण भी और पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग शायद हादसे का इंतजार कर रहा है कि किसी दिन बड़ा तार टूटे और 10-20-50 लोगों के साथ हादसा हो, और तब जाके सरकारी मशीनरी सक्रिय हो, जांच आयोग बैठी, जांच मजिस्ट्रेटी जांच गठित हो, तब जाके कुछ हो। जबकि भाई आप इनकी आवास की व्यवस्था करिए ना, कहीं भी करिए, इनको यहाँ से शिफ्ट करिए, यहाँ पे अच्छा बेहतर इंडस्ट्री बनाइए, यहाँ पे जो भी इसका लैंड यूज रहा है आप मास्टर प्लान में उसको करिए। बिल्कुल लेकिन नहीं, क्योंकि वोट की राजनीति ऐसी है कि उधर राजनेता सक्रिय हो जाते हैं, और जी उधर जो है प्राधिकरण को तो चाहिए बहाना कोई ना कोई ऐसा रोक दे तो उनका हाथ खाली हो जाता है। जी जबकि खाली करने के लिए कई बार हुआ कि यहाँ से हटा के उनको वहां कर दिया जाए उनको, तो लेकिन उस पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये जब छोटी छोटी चीज पे नहीं हो पाता, तो जो बड़े पे हो रहा है उसको शक की दृष्टि से देखा जाना जरूरी है। हम तो उसको शक की दृष्टि देखते हैं कि वो गंभीरता से नहीं हटाया जा रहा है। ओके। तो राजेश जी, आप चूंकि हम लोग अपने परिचर्चा के आखिरी चरण में हैं, एक क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा कि जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि भाई हम इसको शक की नजर से देख रहे हैं, तो क्या इसको शक की नजर से देखा जाना चाहिए, या इस जी बार सीईओ की जी। इंटेंशन पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी रखना चाहिए? देखिए, पुराना अनुभव तो यही बताता है कि ये सब बनावटी कार्यक्रम। हम्म, बाकी नए सीओ हैं, इनको खास टारगेट के साथ भेजा गया है, और ये कोई वास्तव में गंभीरता से इस समस्या का निदान निकालेंगे। हमें जी उम्मीद करनी चाहिए कि वो ऐसा करें। जी जी लेकिन बिल्कुल। लेकिन अभी तक के 48 साल के नोएडा प्राधिकरण के जीवन काल में इस प्रकार के प्रोग्राम चलाया जाना
फिर प्राधिकरण के जो रूटीन, तो दैनिक कार्यों में थोड़ी सी बदलाव की तरह से ही देखा जाता है। इसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं। विनोद शर्मा जी की बात बिल्कुल सही है कि वो क्या ये कब्जा बाद में भी बरकरार रहेगा? जी मुझे नहीं लगता कि प्राधिकरण ऐसा कोई इंतजाम करेगा, या प्राधिकरण के जो विभिन्न विभाग हैं जिन पर ये जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण ना हो, अवैध कब्जे ना हो, प्राधिकरण सुरक्षित रहे, उनमें पहली बात तो इन प्राधिकरणों में ये जो ट्रांसफर नीति लागू हुई है, इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव ये आया है कि अब कोई जिम्मेदार नहीं। जी जी अब कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। वो जो है ट्रांसफर पर आते हैं, चले जाते हैं, और इन प्राधिकरणों की जो ताकत, इनके कर्मचारी स्थायी थे, वो ताकत खत्म हो गई, छिन-भिन हो गई। तो इसलिए ठीक ये देखना समय के साथ जरूरी होगा कि भाई ये कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये स्थायी रूप धारण करेगा या ये सिर्फ ऐसे ही बनकर रह जाएगा जैसा पहले होता रहा। ठीक। तो आज की इस परिचर्चा को हम लोग यहीं विराम देंगे। परिचर्चा में जैसा कि बैरागी जी ने और विनोद शर्मा जी ने दोनों ने ही कहा कि प्राधिकरण अतिक्रमण हटाने की जो ये अपनी रेगुलर ड्राइव दिखाता है, ये हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। असल में वसूली का एक पूरा तंत्र है। वो लगातार इन लोगों से वसूली भी करता है और बीच बीच में सरकार को और बड़े अधिकारियों को दिखाने के लिए इस तरीके की ड्राइव को अंजाम भी देता है। फिर भी बीते दिनों हो रहे इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को हम ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट लोकेश एम जो सीईओ हैं उनके लिए दे सकते हैं कि हो सकता है इस बार वाकई कोई नई योजना ऐसी आ रही हो जिसकी शुरुआत की जा रही है, किंतु पीछे का जो इनका जो भूतकाल का है, उसका जो आपके पास जो पास्ट का अनुभव है, उसमें यही बताता है कि ये सिर्फ दिखावा है। अतिक्रमण हटाना और इसकी चर्चाएं मीडिया में कराने का मतलब सिर्फ राजनीतिक ज्यादा है, या फिर सीईओ द्वारा अपने आप को एक कठोर सीईओ के द्वारा रूप में दिखाना माना जा सकता है। किंतु आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई वाकई सुखद परिणाम निकलते हैं तो लोकेश एम नोएडा प्राधिकरण के इतिहास में एक विशेष व्यक्ति बनकर उभरेंगे जो वर्षों से प्राधिकरण की अतिक्रमण वाली पॉलिसी पर कुछ वाकई ठोस कदम उठाते देखे जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग किसी एक नई परिचर्चा पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।